हे एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर एविडेंस एक्ट की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुई है। एविडेंस एक्ट सभी को पता है कि 1872 में जो है इसका एक्ट का क्या है ईयर है, लेकिन क्या किसी को ये पता है कि एविडेंस एक्ट की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुई है। क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछा जाता है हमारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, लेकिन हमें इसको लर्न करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो यही सारी कन्फ्यूज़न आज मैं आपकी क्लियर करूँगी। एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में आपको बताऊँगी कि किस तरह से आपको लर्न रखना है, जैसे कि आपकी कभी भी मिस्टेक ना हो। और आखिर 1872 में क्यों एविडेंस एक्ट बना है, क्यों 1872 में ही बना है, उसके पहले क्यों नहीं बना है। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगी। सो जो भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। एंड जो भी मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हैं तो मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहाँ से मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। और प्लस अगर किसी को भी डेली बेसिस पे क्विज़ अटेंड करने हो, लॉ के क्विज़, जीएस के क्विज़, तो अभी एक मैंने वेबसाइट क्रिएट की हुई है, मैंने उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली जो है डेली बेसिस पे क्विज़ अटेंड कर सकते हैं, और जो कि पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको पता है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो कब बनी है, 1872 में। लेकिन हुआ क्या था, जो सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग हुई थी वो कब हुई थी, 1885 में। इसमें क्या हुआ था कि एक डेटा जो है वो एक पूरा तैयार किया गया था एविडेंस एक्ट के लिए, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था, उसका एक प्रॉपर डिसीजन हुआ था, बट उसमें क्या था, काफ़ी सारी चीज़ें क्या थी, इनकम्प्लीट थी। ठीक है, उसमें क्या था, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी इनकम्प्लीट थी 1855 में। दैट्स मीन कि 1855 में क्या हुआ था कि सबसे पहले जो है इसके जो भी डेटा थे, किस तरह से इसको बनाना है, सारे डेटा क्या किए गए थे, कंसोलिडेट किए गए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था कि जब उनकी मीटिंग बैठी थी, जितने भी उस टाइम पे बेंच थी उनकी जब मीटिंग बैठी थी, तो उस समय ये डिसाइड हुआ कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इनकम्प्लीट है। ठीक है, वो इनकम्प्लीट होने की वजह से इसको दोबारा जब इसका बिल पास हुआ था, वो कब हुआ था, 1868 में। तो ये सभी को पता है, सर हेनरी मैन कौन थे, जो कि एक विधि शास्त्र थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इनकी अध्यक्षता थी उस टाइम पे, यानी कि ये उस टाइम पे अध्यक्ष थे। उस समय इन्होंने क्या किया था कि जो एक हमारा जहाँ से लॉ बनता है, यानी कि उसका जो कमीशन होता है, हमारा लॉ कमीशन होता है, जहाँ से सारे कोई भी लॉ बनने के लिए बिल पास होते हैं, तो उस टाइम पे जो भी हमारा बिल पास हो रहा था, तो उस टाइम पे सर हेनरी मैन सर ने क्या किया था, उन्होंने एक विधेयक पारित किया था। लेकिन उसमें भी क्या हुआ था कि जब उनकी बेंच बैठी, सभी लोगों ने उसको डिसाइड किया, तो उन्होंने उसको क्या कर दिया था, उनके द्वारा जो बिल पास किया गया था उसको रिजेक्ट किया गया था। यानी कि 1885 में यहाँ से क्या हुई थी, एविडेंस की स्टार्टिंग हुई थी। अगर हमारा प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन एविडेंस की जो स्टार्टिंग हुई थी वो कहाँ से हुई थी, सो इंडियन एविडेंस की स्टार्टिंग हुई थी 1885 से। लेकिन हमारे पास क्या था, उनके पास प्रॉपर एक डेटा नहीं था। जैसे कि अब जो इंडियन एविडेंस एक्ट बन चुकी है, उसका हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर डेटा है जिसमें आपकी 11 चैप्टर हैं। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे डेटा इनकम्प्लीट होने की वजह से इन्होंने क्या किया था, इसको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन जो हमारे विधि शास्त्री सन हेनरी मैन, उन्होंने क्या किया था, दोबारा से 1868 में एक बिल पास किया था। तो जब ये उस टाइम पे ये अध्यक्ष थे, तो जो हमारा लॉ कमीशन था उस टाइम पे उन्होंने फिर से एक क्या किया था, बिल पास किया था। लेकिन उस बिल को भी क्या किया गया था, वो कमीशन के जितने भी लोग थे उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। उस रिजेक्शन की वजह से उसके बाद इस पर फिर से चर्चा होती रही, सब कुछ ये फिर से दोबारा तैयार किया गया। तो फिर से 1872 जो हमारा एक्ट है, यानी कि हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो क्या है, 1872। सो उसमें एक और हमारे विधि शास्त्री थे जो थे जेम्स स्टीफन। ठीक है, उन्होंने फिर से एक नया बिल पास किया था। वो कब किया था, हमारा एक 1872 में किया गया था। उसके बाद क्या हुआ था, यानी कि जो फर्स्ट रिजेक्शन था वो था 1855 में, यानी कि जब डेटा जो था वो इनकम्प्लीट होने की वजह से रिजेक्शन हुआ था। फिर उसकी जो एरर क्लियर करी गई थी वो कब की गई थी, 1868 में, जो कि हमारे विधि शास्त्री सन हेनरी मैन, उन्होंने भी क्या किया था,
उन्होंने फिर इस डेटा को कंप्लीट किया, लेकिन उनका रिजेक्शन किस वजह से हो गया, क्योंकि जब उनकी बेंच बैठी तो उसको क्या है, वो सेटिस्फाइड नहीं थे। ठीक है, यानी कि जो और भी बेंच के विधि शास्त्र थे वो क्या थे, सेटिस्फाइड नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक नया विधि शास्त्र यानी कि जेम्स स्टीफन ने क्या किया, एक नया बिल पास किया 1872 में। तो ये क्या हुआ, ये फाइनल हो गया। यानी कि जब सभी लोगों के बीच में जब भी कोई नया बिल पारित होता है, कोई भी नया बिल लाया जाता है, तो उसमें क्या होता है, जितने भी बड़े बड़े हमारे विधि शास्त्र होते हैं, कोई भी लॉ होता है, तो वो बैठते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने जब एक नया बिल पारित किया 1872 में, यानी कि जो आगे चल के जो बन गया हमारा भारतीय साक्षरता अधिनियम, तो उसमें उनका कोई भी रिजेक्शन नहीं निकला। तो उन्होंने क्या किया, इसको ओके कर दिया। ठीक है, अब इसको, ये तो बिल पास हो गया, ये ओके हो गया। उसके बाद ये हमें यूज़ में कब आया, यानी कि अगर हम देखते हैं कोई भी बिल पास होता है तो उसके बाद भी क्या होता है, जो फाइनल होता है वो कहाँ पे जाके होता है, जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे। तो उन्होंने क्या किया था, ये ओके हो गया था, 1872 में बन के तैयार हो गया था, पूरा बिल जो है वो पास हो गया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद इसको अप्रूवल कब मिला था, अप्रूवल मिला था जाके 15 मार्च 1872 में। यानी कि जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, उन्होंने क्या किया था कि 15 मार्च 1872 को इसको क्या किया था, अप्रूव कर दिया था। ठीक है, जब ये अप्रूव्ड हो गया था उसके बाद, यानी कि ये जब एक, अगर हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोले, अगर ये कब हुई थी, कम इनटू फोर्स जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, और जिसको हिंदी में कहते हैं, हमें प्रबद्ध हुई थी। तो ये कब हुई थी, 1 सितंबर 1872 को। यानी कि जब ये यूज़ में आई थी, अगर एक सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो, जब ये लॉ जो है हमारा कोर्ट में यूज़ होना शुरू हुआ था, एविडेंस को प्रॉपर इस एविडेंस एक्ट के रूल के हिसाब से सारे एविडेंस जो है लॉ में यूज़ हुए थे, कोर्ट में यूज़ हुए थे। तो कब से होना स्टार्ट हुए थे, 1 सितंबर 1872। तो ये क्वेश्चन अक्सर हमारे प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं कि 15 मार्च मतलब कि गवर्नर जनरल से कब अप्रूव्ड हुआ था। तो वो इसका क्वेश्चन आंसर क्या होगा, 15 मार्च 1872 को। और प्लस ये कम इनटू फोर्स कब हुई थी, यानी कि प्रवृत्त कब हुई थी, तो ये कब हुई थी, 1 सितंबर 1872 को। तो ये सारे जो आपके मेन टॉपिक हैं, जो कि आपके अक्सर प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें काफ़ी कंफ्यूजन होती है। यानी कि अगर हम ये पूछें कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो किसने बनाई थी, यानी कि किसने उसका बिल पारित किया था, यानी कि पूरी तरह से, तो उसका आंसर होगा जेम्स स्टीफन। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो होगा करेक्ट, जेम्स स्टीफन। लेकिन अब हम क्या हुआ था कि जब ये इसको, वैसे तो हो चुके हैं 140 ईयर्स तक, क्या होता रहा कई बार, यानी कि इसमें चेंजेस आए हैं। दैट्स मीन कि जब हमारा देश क्या हुआ है, आज़ाद हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा 1872 में ही एविडेंस एक्ट बन चुका था, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ है तो उसके बाद क्या हुआ है, कई बार इसमें अमेंडमेंट होते रहे हैं। तो जो इसका लास्ट अमेंडमेंट हुआ है वो कब हुआ है, 2018 में। यानी कि अगर कोई पूछे कि इंडियन एविडेंस एक्ट का लास्ट अमेंडमेंट कब हुआ है, तो कब हुआ है, 2018 में। यानी कि अभी क्या चल रहा है, 2020, यानी कि लास्ट अमेंडमेंट हमारा कब हुआ है, 2 साल पहले। ठीक है, तो ये सारे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे हमें ये क्लियर होता है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो किस तरह से बनी है, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई है, और जो उसका लास्ट अमेंडमेंट है वो कहाँ पे जाके हुआ है। यानी कि 2018 के बाद से अभी तक हमारा कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है। सो ये अगर हम एक लाइन में याद करें तो 1855 से स्टार्ट हुआ था, प्लस जाके ये कहाँ पे फिनिश हुआ है, 2018 में। तो अभी तक अब जो होगा वो इसके बाद अमेंडमेंट होता रहेगा, बिकॉज लॉ में तो अमेंडमेंट चलते ही रहते हैं। अब हम जानेंगे कि इसमें कितने चैप्टर हैं, जो चैप्टर हैं उनको किस तरह से पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिससे कि हमें लर्न करने में बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। कि अगर कोई भी हमारा प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये टॉपिक है, उससे कुछ भी तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी कि सेक्शन को लर्न किस तरीके से करना है। क्योंकि अगर हमें टॉपिक के पार्ट्स क्लियर रहेंगे कि कौन सा टॉपिक कौन से चैप्टर में, तो हमारे सेक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं। तो ये थे एक बेसिक से इंट्रोडक्शन। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि जो आपके चैप्टर हैं प्लस आपके पार्ट्स हैं उसको किस तरह से लर्न करना है और किस तरह से उसके नोट्स तैयार करने हैं।
तो अभी तक तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि क्या उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशंस होती है, किस तरह से हमें एविडेंस एक्ट की जो स्टार्टिंग है वो कैसे हुई है। सो इसके बाद हम समझेंगे कि जो एविडेंस एक्ट का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बनाया गया है, यानी कि जिससे कि अभी जब हमें प्रीलिम्स एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी सेक्शंस पूछे जाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, हमें याद ही नहीं होता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि कहीं से कोई भी टॉपिक उठा के पूछ लिया जाता है, बट हमें यही नहीं क्लियर होता, हम वहाँ पे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सेक्शन होगा। बट अगर हमें ये पता होगा कि कौन सा टॉपिक जो है वो कहाँ से कहाँ तक के सेक्शन में दिया गया है, तो इससे क्या होता है, एक हमारे पास फ़िल्टर करने का एक तरीका आ जाता है कि हाँ, हमारे माइंड में क्या होता है, एक फ़िल्टर हो जाता है कि हाँ, ये टॉपिक तो सिर्फ इतने से इतने ही सेक्शन तक है। तो उससे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा ईजी ट्रिक हो जाती है हमें लर्न करने में। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बना है। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बता दूँ, जो इंडियन एविडेंस का स्ट्रक्चर है वो कैसे बना है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। यानी कि जो ये टोटल है इंडियन एविडेंस एक्ट है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें कितने हैं, टोटल 11 चैप्टर हैं। यानी कि 11 चैप्टर में टोटल जितने सेक्शंस हैं उनको क्या किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब हम समझेंगे ये जो 3 पार्ट्स हैं उनको किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो ये जो 3 पार्ट्स हैं, इसमें जो पार्ट 1 है, इसमें क्या दिया गया है कि इसमें जो चैप्टर 1 है और चैप्टर 2, तो इसको क्या है कि देखिए, चैप्टर 1 क्या है, उसको सेक्शन 1 से 4 तक डिफाइन किया गया है। यानी कि सेक्शन 1 से 4 तक सिर्फ डेफिनेशन दी गई है। तो इस यानी कि एक बेसिक डेफिनेशन दी गई, यानी कि कोई ऐसे टॉपिक की डेफिनेशन, एक बेसिक जो हमारे एविडेंस की डेफिनेशन होती है वो बताई गई है। और चैप्टर 2 में कहाँ से कहाँ तक, यानी कि रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, यानी कि जो तथ्यों की सुसंगति जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, उसके बारे में बताया गया, जो कि है सेक्शन 5 से 55 तक, जो कि चैप्टर 2 में। यानी कि जो पहला पार्ट है वो किस में है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन में। यानी कि पहला पार्ट जो डिवाइड होता है वो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 55 तक। यानी कि अब हमें ये क्लियर हो गया कि अगर हमारी बेसिक डेफिनेशन पूछी जा रही है तो वो सेक्शन 5 हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 5 तो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट से स्टार्ट है, ठीक है। तो चैप्टर 1 हमारा कहाँ से कहाँ तक हो गया, सेक्शन 1 से सेक्शन 4 तक, जिसमें हमारी डेफिनेशन पूछी गई है। और चैप्टर 2 हमारा कहाँ से कहाँ तक हो गया, सेक्शन 5 से 55 तक। यानी कि कहीं भी अगर रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट की बात हो रही है, तथ्यों की सुसंगति की बात हो रही है, यानी कि वहाँ पे सेक्शन 4 हो ही नहीं सकता है। कहाँ से होगा, सेक्शन 5 से 55 तक, यानी कि 56 भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो जो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट है वो तो 55 तक ही है। तो इससे क्या होता है, इससे हमें लर्न करने में बहुत ज़्यादा ईजी ट्रिक होती है। तो अब हम समझेंगे कि जो हमारा पार्ट 2 है वो कहाँ से कहाँ तक के सेक्शन में डिफाइन किया गया है, यानी कि कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि पार्ट 2 में बताए गए हैं, ठीक है, जिससे कि हमें लर्न करने में बहुत ज़्यादा इजी हो। और इसकी एक ट्रिक और ये भी होती है कि जैसे कि अगर कोई भी आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आप एविडेंस जो है हमारा प्रूव नॉट प्रूव, तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, डेफिनेशन में किस में आएंगी, सेक्शन 1 से 4 तक। लेकिन कहीं भी अगर आपका कोई भी फैक्ट की बात हो रही है, ठीक है, फैक्ट को रिप्रेजेंट करने की बात हो रही है, यानी कि उनको मिलाने की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि जो हमारी एविडेंस एक्ट है वो किस पे काम करती है, वो हमारे प्रोसीजर पे काम करती है, ठीक है। जैसे कि हमारी CRPC है वो भी हमारे प्रोसीजर पे काम करती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब डेटा को मिलाया जाता है, एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें किस में बताएगा, सेक्शन 5 से 55 तक। तो अब हम देखेंगे कि हमारा पार्ट 2 क्या कहता है। अब जैसा कि हमने देखा कि पार्ट 1 को हमें किस तरह से लर्न करना है, पार्ट 1 में क्या क्या दिया गया है। सो अब हम आते हैं अपने पार्ट 2 पे। तो पार्ट 2 में कितने हैं, पार्ट 2 में टोटल 6 चैप्टर है। जैसे कि अभी हमको पता है कि टोटल जो चैप्टर है वो 11 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो हमें अभी कितने 2 चैप्टर क्लियर हो चुके हैं, लेकिन अभी और भी चैप्टर्स बचे हुए हैं। तो देखिए पार्ट 2 में कितने हैं, हमारे 4 चैप्टर हैं। अब हम देखेंगे कि पार्ट 2 में जो पहला चैप्टर है वो कौन सा है, चैप्टर 3। यानी कि जो चैप्टर 2 है वो 55 पे फिनिश हो चुका है। तो चैप्टर 3 हमारा क्या हुआ, सेक्शन 56 से 58 तक। नो नीड मैंने यहाँ पे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, अभी जब मैं 1 बाय 1 सेक्शन क्लियर करूँगी एविडेंस में, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको बताना ज़रूरी नहीं पड़ता, जिनको प्रूव करना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है, जो कि एक
एक सेल्फ एजम्पशन होता है जहाँ पे, ठीक है, जिसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो सारे जो टॉपिक हैं वो किस में आते हैं, चैप्टर 3 में, यानी 56 से 58, यानी कि 3 ही सेक्शन है। अगर आपके प्रीलिम्स एग्जाम में कुछ भी ऐसा टॉपिक पूछा जाता है जो जिसमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो किस में आएगा आपका 56 से 58 में, ठीक है। पहला तो ये याद करने का तरीका हो गया। दूसरा आता है हमारा चैप्टर 4, जहाँ पे ये 58 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है चैप्टर 3, तो यहाँ पे क्या होगा 59 से, तो 59 से 60 तक हमारा आ गया ओरल एविडेंस। इसका मतलब ये है कि जो जिसको हिंदी में हम कहते हैं मौखिक साक्ष्य, जैसे कि जो गवाही देते हैं हमारे कोर्ट रूम में खड़े होके, ठीक है, तो वो किस में आते हैं, हमारे ओरल एविडेंस में आते हैं। यानी कि कहीं भी अगर ओरल एविडेंस की बात हो रही है, मौखिक साक्ष्य की बात हो रही है, वहाँ पे कहाँ से कहाँ तक के सेक्शन है आपके 59 से 60 तक, यानी कि वो कौन से हो गए, ओरल एविडेंस हो गए। उसके बाद आता है चैप्टर 5 जो कि है सेक्शन 61 से 90 तक, यानी कि ये मैंने डी इसलिए लिखा हुआ है, यानी कि जो जिनको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी कि जिनको हम कहते हैं दस्तावेजी साक्ष्य, ठीक है, वो 60 पे हमारा ओरल एविडेंस खत्म हो रहा है, तो 61 से 90। इसकी एक ट्रिक और है, यानी कि आपको इससे ये पता चल गया कि जो ओरल एविडेंस है उसके बाद ही डॉक्यूमेंट एविडेंस आता है। यानी कि अगर कहीं भी प्रीलिम्स एग्जाम में कोई भी ऐसा एविडेंस पूछा जा रहा है जो कि आपका ओरल एविडेंस है, ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है डॉक्यूमेंट एविडेंस में पूछ लिया गया क्वेश्चन, आपका ओरल एविडेंस में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, तो उस टाइम का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपके माइंड में ये चीज़ याद रहेगी कि चैप्टर 4 में हमारा ओरल एविडेंस है और चैप्टर 5 में हमारा क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। दैट्स मीन कि पहले ओरल एविडेंस आता है, बाद में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आता है। तो इससे क्या होता है, कोई भी सेक्शन में किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, ठीक है। तो इससे गलत भी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। उसके बाद आता है चैप्टर 6। चैप्टर 6 हमारा क्या है, सेक्शन 91 से 100 तक, यानी कि अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, 90 तक। इसमें क्या है, जो ओरल एविडेंस का एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है, एग्जीक्यूशन मतलब यानी कि जो अपवर्जन होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, वो कहाँ तक हमारा 100 तक। यानी कि पहले ओरल एविडेंस नॉर्मल आया, ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, उसके बाद आता है हमारा ओरल एविडेंस एग्जीक्यूशन, ठीक है। देखिए उसके बाद इसमें क्या होता है, जो एक चीज़ और तरीका है इसको याद करने का, ये है कि जहाँ पे कोई भी एविडेंस प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे क्या होता है 56 से 58 तक ऐसे केसेस, ऐसे टॉपिक, ठीक है। तो इसमें क्या आता है हमारा, तो इसको याद करने का तरीका हमारा क्या हुई कि सबसे पहले वहाँ से शुरुआत होगी जहाँ पे हमें एविडेंस की ज़रूरत ही नहीं है, उसके बाद आता है ओरल, उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्री, उसके बाद आता है उसका अपवर्जन, ठीक है। तो ये एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक थी। अब हमारा तो देखिए पार्ट 1 क्लियर हो गया, पार्ट 2 क्लियर हो गया, अब हम समझेंगे कि पार्ट 3 में क्या बताया गया है, ठीक है। यानी कि हमारे पार्ट 2 तक कितने सेक्शन क्लियर हो गए हैं, सेक्शन 100 तक। अब हम समझेंगे कि पार्ट 3 में क्या क्या दिया गया है, ठीक है। सो जैसा कि अभी तक मैंने आपको बताया था कि पार्ट 2 में क्या कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन अभी एक पार्ट और बचा हुआ है जो कि है पार्ट 3। तभी जाके जो एविडेंस एक्ट का स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होगा, जिसमें टोटल 11 चैप्टर्स जो है वो कवर होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें पार्ट 3 में कौन कौन से चैप्टर है, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 एंड 11। तो चैप्टर 7 में क्या दिया गया है, चैप्टर 7 में दिया गया है बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं सबूत का भार। जब किसी के ऊपर कोई भी केस चल रहा होता है कोर्ट में, तो आपको भी पता है कि उसके ऊपर एक बर्डन आ जाता है। अगर किसी के ऊपर कोई भी एक्यूज्ड है, किसी पे कोई चार्ज लगा हुआ है, तो उस पर प्रूफ बर्डन होता है एक तरीके का कि अब तुम्हें ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी कि तुम इनोसेंट हो या नहीं हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वहीं पे एविडेंस का कौन सा सेक्शन आ जाता है, आपका बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सबूत का भार। तो इसमें सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, सेक्शन 101 से 114 तक। उसके बाद आता है आपका स्टॉपेल। स्टॉपेल में जिसको हम हिंदी में कहते हैं विबंध कहते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से सेक्शन तक है, सेक्शन 115 से सेक्शन 117। तो ये बहुत ही ईजी ट्रिक है कि अगर कहीं भी स्टॉपेल की बात हो रही है तो वहाँ पर आपको सिर्फ 3 सेक्शन याद करने होंगे, 115, 116 एंड 117। तो इससे क्या होगा, आपके प्रीलिम्स में किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 9 पे, जहाँ पे आपके गवाही के विषय में बात हो रही है, यानी कि जो गवाह होते हैं उनके क्या टॉपिक हैं उसके बारे में, यानी कि जो गवाही दे रहे हैं
उन गवाहों के बारे में बात हो रही है जो उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, ठीक है, जो सक्षम है या नहीं है, तो उनके बारे में कहाँ पे बात होगी, सेक्शन 118 से 134 तक। तो टोटल उसके बाद हम चलते हैं अब चैप्टर 10 पे। चैप्टर 10 में क्या है, एग्जामिनेशन की बात की गई है, यानी कि अब हमारे सबूत भी इकट्ठा हो गए, ठीक है, हमारे पास गवाह भी आ गए। अब हम चलते हैं किस पे, कि उनके एग्जामिनेशन पे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं परीक्षण, ठीक है, तो वो किस सेक्शन से दिया गया है, सेक्शन 135 से 160 तक, ठीक है। तो अगर इसमें क्या है, इसका एक याद करने की एक ट्रिक और है कि अगर हम इसके सीक्वेंस से चले तो हमें क्या होगा, सबसे पहले हमने डेफिनेशन की बात की, उसके बाद हमने फैक्ट की बात की, फिर फैक्ट के रिलेवेंट होने की बात करी, ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसके आगे गए, उसके बाद हमने उसके ओरल एविडेंस की बात करी, फिर हमने डॉक्यूमेंट एविडेंस की बात करी, उसके बाद हम अपने किस पे गए, गवाहों पे गए, यानी कि पहले हमने सबूत इकट्ठा करे, फिर हमने गवाह इकट्ठा करे, फिर उसका एग्जामिनेशन किया। तो इससे क्या होगा, इससे किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होगी आपके सेक्शन याद करने में। उसके बाद आता है हमारा चैप्टर 11, जो कि सबसे लास्ट चैप्टर है, जिसमें 160 पे ये आपका चैप्टर 10 ख़त्म हो रहा है, 161 से 167 तक, जिसमें ये बताया गया है कि जो हमारे एविडेंस हैं उसको किस तरह से लिया जाता है, किस तरह से उसको ग्रहण किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी 161 से 167 तक में क्लियर करी गई हैं। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर था कि किस तरह से एविडेंस बनी है, किस तरह से उसको तैयार किया गया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा लर्न करने में। यानी कि जो आपके प्रीलिम्स के काफ़ी ऐसे क्वेश्चन है जो कि अगर आप बेसिक क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या है, काफ़ी ज़्यादा आपके कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन जो है, 20 क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ईजी वे में ऑटोमेटिक आपके एकदम करेक्ट आंसर आएंगे, ठीक है। तो अगर किसी को कोई भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर अदरवाइज़ आप मुझसे टेलीग्राम पर डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। और अभी ये तो मैंने अभी आपको एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी पूरी प्रॉपर एक 1 बाय 1 सेक्शन वाइज एक सीरीज़ लेके आऊँ तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।